इंडियन सबकॉन्टिनेंट जहां एक से बढ़कर एक कल्चर और हिस्ट्री है, वहां झगड़े कोई नई बात नहीं है। बहुतों को यह सोचकर भी डर लगता होगा, लेकिन जरा सोचिए, अगर इंडिया और बांग्लादेश, जिनका इतिहास एक दूसरे से जुड़ा है, अगर वो जंग के मुहाने पर आ जाएं। बहुत सी वजहों से ऐसा हो सकता है, जैसे कि बॉर्डर को लेकर झगड़े, पानी की बंटवारे को लेकर मतभेद और रेफ्यूजीज की समस्या। ये ऐसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाले एक हाइपोथेटिकल जंग के बारे में एनालाइज करेगा। इसमें दोनों देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में बताया जाएगा, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताया जाएगा। हम देखेंगे कि इस जंग में कौन किसका साथ देगा और रीजन के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को भी ध्यान में रखेंगे। ये ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स के सेंसिटिव इश्यू पर भी बात करेगा और जंग में उनके क्या रोल हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेगा। आखिर में हम इस जंग के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एनालाइज करेंगे और इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि इस जंग का दोनों देशों पर कितना बुरा असर पड़ेगा और ऐसी भयानक घटना को रोकने के लिए डिप्लोमेसी कितनी जरूरी है। इंडिया के पास बहुत ही मजबूत मिलिट्री फोर्स है, जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेस में गिना जाता है। इसकी ताकत और क्षमता का अंदाजा इसके विशाल आकार और आधुनिक उपकरणों से लगाया जा सकता है। इंडियन आर्मी, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, अपने डिसिप्लिन और डेडिकेशन के लिए जानी जाती है। इसके जवान हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। एक अच्छी तरह से ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड फोर्स है, जिसे हिमालय से लेकर डेजर्ट लैंडस्केप्स तक हर तरह के टेरेन में एक्सपीरियंस है। ये वर्सेटिलिटी इसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स का एक मॉडर्न फ्लीट है, जो उसे इस रीजन में हवाई श्रेष्ठता देता है। इसके पायलट्स की ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज इसे और भी फॉर्मिडेबल बनाती है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत सिर्फ उसके विमानों में ही नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया में भी है। इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स के साथ इंडियन ओशन में अपनी ताकत दिखाती है। इसकी प्रेजेंस समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी मिलिट्री ताकत के अलावा इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड भी है, जो जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकता है। ये क्षमता इसे एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देती है। ये न्यूक्लियर आर्सेनल किसी भी बड़े हमले को रोकने के लिए एक अहम डिटरेंट का काम करता है। इसकी शक्ति और विश्वसनीयता इसे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बनाती है। इंडिया का एनुअल डिफेंस बजट दुनिया के सबसे ज्यादा डिफेंस बजट्स में से एक है, जो उसकी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने और अपनी मिलिट्री एज बनाए रखने की उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है, जिससे नई तकनीकों और उपकरणों का विकास हो सके, जो उसकी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने और अपनी मिलिट्री एज बनाए रखने की उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। इंडिया ने हाल ही में जो डिफेंस एक्विजिशंस किए हैं, जिनमें एडवांस्ड फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, वो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ाते हैं, जिससे वो किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में एक मजबूत ताकत बन जाती है। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री की लगातार ट्रेनिंग और अपग्रेड्स इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। इंडिया की मिलिट्री ताकत और उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज उसे एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करती है, जिससे वो किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में एक मजबूत ताकत बन जाती है। उसकी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन उसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाता है। बांग्लादेश इंडिया के विपरीत एक रिलेटिवली छोटी और कम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री रखता है। यह देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अधिकतर पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करता है। बांग्लादेशी आर्मी, जो ज्यादातर टेरिटोरियल डिफेंस पर फोकस करती है, के पास बहुत सारे सैनिक हैं। ये सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। लेकिन इंडिया के मुकाबले उसके पास एडवांस्ड वेपनरी और इक्विपमेंट की कमी है। इस कमी के कारण बांग्लादेशी सेना को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेशी एयरफोर्स हालांकि मॉडर्नाइजेशन की ओर BRIH रही है, लेकिन उसके पास फाइटर जेट्स का एक लिमिटेड फ्लीट है। इस फ्लीट को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि यह अधिक प्रभावी हो सके। और इंडिया की एयर पावर का मुकाबला करने के लिए जरूरी एयर सुपीरियरिटी उसके पास नहीं है। इस कारण बांग्लादेशी एयरफोर्स को अपनी रणनीतियों में सुधार करना पड़ता है। बांग्लादेशी नेवी, जो ज्यादातर कोस्टल डिफेंस पर फोकस करती है, के पास कुछ फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स हैं। ये जहाज तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पास इंडियन नेवी जैसी फायर पावर और रीच नहीं है।
इस कारण बांग्लादेशी नेवी को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और उसने इन्हें डेवलप न करने की पॉलिसी बनाई हुई है। यह नीति देश की शांति और स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उसका डिफेंस बजट हालांकि लगातार बेरच रहा है, लेकिन इंडिया के मुकाबले बहुत कम है। इस बजट की सीमाओं के कारण बांग्लादेश को अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सोफिस्टिकेटेड वेपनरी अक्वायर नहीं कर पाता और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को तेजी से मॉडर्नाइज नहीं कर पाता। यह धीमी गति से मॉडर्नाइजेशन बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। हालांकि बांग्लादेश ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हाल ही के सालों में काफी तरक्की की है। उसने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग और प्रोफेशनलाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया है। ट्रेनिंग, प्रोफेशनलाइजेशन और कॉस्ट इफेक्टिव इक्विपमेंट अक्वायर करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह रणनीति बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत बनाने में मदद कर रही है। उसकी आर्म्ड फोर्सेस ने यूएन पीस कीपिंग मिशंस में हिस्सा लेकर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल किया है। इन मिशनों ने बांग्लादेशी सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका दिया है, जिससे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में उनकी प्रोफेशनलिज्म और कैपेबिलिटी का पता चलता है। यह अनुभव बांग्लादेश की सैन्य ताकत को और भी मजबूत बनाता है। सेक्शन 4, एलाइज इन कॉन्फ्लिक्ट। हु स्टैंड्स विद हुम। अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच हाइपोथेटिकल जंग होती है तो एलाइज का रोल बहुत अहम होगा। इंडिया, जिसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस BIH रहा है, ने यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और फ्रांस जैसे देशों के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाई है। ये अलायंसेस इंडिया को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल स्टेज पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया की मेंबरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी पोजीशन को और मजबूत बनाती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास अलायंसेस का नेटवर्क थोड़ा लिमिटेड है। उसकी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रलिटी बनाए रखने और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने पर फोकस करती है। हालांकि बांग्लादेश के ज्यादातर देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसके पास इंडिया जैसी मजबूत सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स नहीं है। चाइना, जिसका साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस BIH रहा है, इस सिचुएशन में एक की प्लेयर के रूप में उभर सकता है। हालांकि चाइना किसका साथ देगा, यह उसकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस और इन्वॉल्व पोटेंशियल रिस्क पर डिपेंड करेगा। पाकिस्तान, जिसके इंडिया के साथ हिस्टोरिकली स्ट्रेन्ड रिलेशंस रहे हैं, बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति रख सकता है, लेकिन इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इंटरवीन करने की संभावना कम है। सेक्शन 5, द शैडो ऑफ न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की आशंका इंडिया और बांग्लादेश के बीच किसी भी हाइपोथेटिकल कॉन्फ्लिक्ट पर एक काला साया डालती है। यह साया न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। इंडिया, जो एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है, जिसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ न्यूक्लियर अटैक के रिटेलिएशन में ही करेगा। इस पॉलिसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल केवल एक डिटेरेंट के रूप में हो। इस पॉलिसी का मकसद एडवर्सरीज को इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने या थ्रेटन करने से रोकना है। यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो रीजनल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है और पोटेंशियल एग्रेसर्स को एक स्ट्रांग मैसेज भेजता है। बांग्लादेश, जो एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, अपनी सिक्योरिटी के लिए ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या NPT जैसी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस पर निर्भर करता है। ये ट्रीटीज ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए डिजाइंड हैं। हालांकि इस सिचुएशन में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन लिमिटेड न्यूक्लियर एक्सचेंज के भी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा भयानक होंगे। एक छोटा सा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी को हिला सकता है। न्यूक्लियर वेपन से होने वाली तबाही युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैलेगी, जिससे लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज होगा और ऐसी ह्यूमन सफरिंग होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रेडिएशन फॉलआउट और इकोलॉजिकल इंबैलेंस से जनरेशंस तक असर पड़ेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी न्यूक्लियर वेपन्स के किसी भी तरह के इस्तेमाल की निंदा करेगी, जिससे अग्रेसर के खिलाफ कड़े डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये सैंक्शंस अग्रेसर की इकोनॉमी को सीवियरली इंपैक्ट करेंगे और उसे ग्लोबल आइसोलेशन में डाल देंगे। न्यूक्लियर एस्केलेशन की संभावना ही इस बात पर जोर देती है कि संयम बरतने की जरूरत है और कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए डिप्लोमेसी कितनी जरूरी है।
डिप्लोमेसी न केवल इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है।